Hello students, today we are going to start the second video of top 7 questions and आज हमने चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से टॉप 7 क्वेश्चंस लिए हैं। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं और हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर हमेशा 100% बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ़ द pth term of an AP is Q and the qth term is P, then prove that its nth term is P plus Q minus N। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रहे हैं कि pth टर्म है एक AP की वो Q है और qth टर्म है वो P है और हमें प्रूव करना है कि nth टर्म जो रहेगी वो ये रहने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। और गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन के अंदर यू विल राइट nth टर्म जो रहती है हम उसको लिखते हैं an का फॉर्मूला रहता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमारे पास जो pth टर्म के लिए बोला है कि pth टर्म क्या है, q है, तो pth टर्म क्या रहेगी, ap इज इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा ap रहता है। अब qth टर्म को हम लिखते हैं aq। qth टर्म को बोला है कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है p के, और pth टर्म को बोला है कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है q के। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ aq इज इक्वल्स टू, aq को बोला है कि aq किसके बराबर है, aq मतलब qth टर्म है ये बराबर है p के। तो qth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये बराबर दिया है p के। तो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ टू प्रूफ, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप वाइज चलना है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए आपको यहाँ पे ये भी लिखना है, टू प्रूव दैट nth टर्म an इज इक्वल्स टू p प्लस q माइनस n। ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग विल राइट सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 2 को 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड इक्वेशन को हम 1 इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को जब सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर d कॉमन रहेगा। जब सेकंड को हम फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हम पहले लिखते हैं, a से a तो हमारा यहाँ कट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, और यहाँ क्या बचेगा, p माइनस 1, और d बाहर है ब्रैकेट के, यहाँ भी d बाहर है तो d कॉमन रहेगा, तो हम बाहर लिख लेंगे उसे ब्रैकेट के। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव q है, दिस पॉजिटिव q विल बिकम नेगेटिव q, और जो नेगेटिव 1 है माइनस 1 ये बन जाएगा अपना प्लस 1, और बाहर आ जाएगा d। और सब्ट्रैक्ट करने पर q इधर रहेगा q और माइनस p। इनको जब सोल्व करेंगे तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी विल गेट p माइनस q मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल्स टू q माइनस p। अब यहाँ पर आप देख सकते हो d को हम लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू q माइनस p अपॉन p माइनस q। अब यहाँ पर हम न्यूमरेटर के अंदर से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया, और जो p नेगेटिव का था वो प्लस का हो जाएगा, और q प्लस के साइन का था तो वो हमारे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारा यहाँ पे बन गया माइनस विद इन ब्रैकेट p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आ जाएगी। नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी विल पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू माइनस 1। इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर रखेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 में भी इसको रख सकते हो, आंसर हमारा सेम रहेगा। तो d की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सो व्हाट यू कैन से इज पुटिंग d is equals to माइनस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे तो इक्वेशन 1 ये है हमारी, दिस इज आवर इक्वेशन 1, तो इसके अंदर हम d की जगह माइनस 1 रख देंगे, a प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू q। माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा, माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू q, और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारी निकल के आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू p
प्लस क्यू माइनस वन, दिस विल कम टू द राइट हैंड साइड, तो माइनस पी विल बिकम प्लस पी और प्लस वन का हो जाएगा माइनस वन। ये हमारी ए की वैल्यू हो चुकी है, तो ए की वैल्यू हमारी निकल के आ गई पी प्लस क्यू माइनस वन। नाउ दे आर सेइंग प्रूव दैट nth टर्म जो है वो हमारी पी प्लस क्यू माइनस एन के बराबर है। सो ए एन इज इक्वल्स टू, ए एन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये nth टर्म रहती है। अब ए की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, इन प्लेस ऑफ ए, इसको आप 3 भी लिख सकते हो, इन प्लेस ऑफ ए आई विल राइट पी प्लस क्यू माइनस वन और एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हम माइनस वन लिख देंगे। और यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड ऑल्सो डी इज इक्वल्स टू माइनस वन। तो यहाँ पे हमने डी की वैल्यू माइनस वन रखी और इक्वेशन 3 से ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की। सो ए एन इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ब्रैकेट ओपन हम कर लेंगे। अब जब माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस एन आ जाएगा और यहाँ प्लस वन आ जाएगा, तो दिस प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट। सो देयरफॉर ए एन इज इक्वल्स टू nth टर्म इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस वन, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था कि nth टर्म p प्लस क्यू माइनस एन के बराबर है, और हमने प्रूव कर दिया है। इन द एंड यू कैन राइट डाउन हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो ये बोल रहा है कि टोटल 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं जिनको 7 डिवाइड करता है। मीन्स फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट रहेगा, सबसे पहले तो हमें ये सर्च करना होगा कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड रहता है। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक लॉजिक यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको, उसी लॉजिक को आपको लगाना है, लेकिन वो रफ वर्क में आपको करना है, फेयर में उसे आपको नहीं करना है। तो उसके लिए हम चेक कैसे करेंगे कि सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर ऐसा कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है। उसके लिए एक मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप 3 डिजिट नंबर जो सबसे छोटा है उसे आप लिख लीजिए। 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो है वो हमारा 100 रहता है। तो हम क्या करेंगे, 100 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो जब हम 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जी 7, सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 0 30, 7 4 जी 28, और रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 2 बचा। रिमाइंडर मतलब ये चीज़ एक्स्ट्रा है, ये बच गया, इट रिमेन्स। रिमाइंडर का मतलब ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर 100 2 कम रहता है, 100 क्या है 2 एक्स्ट्रा है, अगर 100 2 कम रहता, 2 लेस रहता तो वो 7 से डिवाइड हो जाता। मीनिंग मतलब है कि 100 माइनस 2 जब आप करोगे तो 98 आएगा। मतलब ये है कि 98 100 के सबसे नज़दीक है, जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 98 एक 3 डिजिट नंबर नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो हमें सोचना रहेगा वो हम क्या सोचेंगे कि अब 98 तो 2 डिजिट नंबर है और ये 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो 7 की टेबल में आप सभी जानते हो कि 7 की टेबल में डिफरेंस जो रहता है मल्टीपल्स का वो 7 का ही रहता है। जैसे 7 1 जी 7, 7 2 जी 14, तो डिफरेंस जो है सक्सेसिव मल्टीपल्स ऑफ 7 उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का रहता है। तो हम क्या करेंगे, 98 में 7 ऐड करेंगे। 98 में जब हमने 7 ऐड किया तो हमें 105 मिला, और 105 ही सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमें सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो आप क्या कीजिए कि जो 1000 है, 1000 इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो आप 1000 को 7 से डिवाइड करके देखिए और जो रिमाइंडर आएगा वो उससे आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो जब हम 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा
उसे हम 1000 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि 1000 क्या है, सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर है। और अगर 1000 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम 1000 के अंदर से 7 माइनस कर लेंगे, और वो नंबर जैसे 993, तो वो नंबर हमें क्या मिल जाएगा, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमें पता है कि 1000 7 से डिवाइड नहीं होता है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप 1000 ले लेते हो, ये सबसे छोटा क्या है, 4 डिजिट नंबर है, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 1 7, और सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ क्या आएगा, अपना 30 बच गया, 7 4 28, और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बचा, 2 बचा, और 0 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और 7 2 14, 7 2 14, और अब ये 14 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, 6 हमारा बच गया, मतलब रिमाइंडर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि 1000 प्रॉपरली डिवाइड नहीं हो रहा है 7 से। अगर 1000 के अंदर से मैं 6 घटा दूं, क्योंकि 6 एक्स्ट्रा है, 6 को अगर मैं 1000 के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा जो 7 से डिवाइड होता है। और 1000 के अंदर से जब हम 6 को हटाएंगे तो हमें मिलेगा 994, और 994 इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये हमारा 994 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब इसमें अगर हम 7 ऐड करेंगे तो 1001 आएगा, लेकिन वो एक 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो हो जाएगा 994। नाउ वी विल बिगिन विद दिस क्वेश्चन। सो हियर यू कैन राइट डाउन दैट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल, इसका मतलब है डिविजिबल बाय 7। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, आपको कंप्लीट लिखना रहेगा। डिविजिबल बाय 7 इज 105, एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 is 994. The AP formed is, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना रहेगा। The AP formed is, AP हमारी यहाँ पे बन चुकी है, वो 105 से स्टार्ट होगी, 105, 112, 119, 7 का डिफरेंस रहेगा क्योंकि ये 7 के मल्टीपल्स हैं, और चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में मिलेगा 994 जो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है 7 से जो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी AP बन गई। अब हेयर यू कैन राइट डाउन, आप लिख सकते हो हेयर A इज इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म कितना है 7, कॉमन डिफरेंस सबके अंदर कितने का रहेगा, 7 का रहेगा क्योंकि 7 के मल्टीपल्स हैं। सो कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है सक्सेसिव टर्म्स के बीच में, वो 7 का है। 105 में 7 ऐड करोगे 112 मिलेगा, 112 में 9 जोड़ोगे तो 119 रहेगा। तो ये सब हमारे ऐसे चलते जाएंगे और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर 994 मिलेगा। तो 105 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस 7 रह गया। nth टर्म जो लास्ट टर्म रहती है उसको हम बोलते हैं nth टर्म। सो nth टर्म इज इक्वल्स टू an इज इक्वल्स टू, nth टर्म an मतलब nth टर्म इज इक्वल्स टू 994। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में रखेंगे। nth टर्म क्या है, 994 है। फर्स्ट टर्म कितना है 105, a की वैल्यू 105। नंबर ऑफ टर्म्स हमें बतानी है कितना है, ये हमें बताना रहेगा। और डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 का है। अब इसको सोल्व करने पे क्या हमें मिलेगा, 105 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 994 में से तो हमें मिलेगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, n-1 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू, और 994 में से जब हम 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 889। सो हम लिख सकते हैं आगे n-1 इज इक्वल्स टू 889 डिवाइड बाय 7। और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 1 7, रिमाइंडर 1 बचा, 18 हो गया, 7 2 14, 4 बच गया, और लास्ट में 9 है तो 49, तो 127, 49 डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 7 49।
तो 7 से हम इसको जब कट कर लेंगे तो 127 बन जाएगा और n की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 को हम -1 को राइट हैंड साइड पे जब ले जाएंगे तो n इज इक्वल्स टू 127 प्लस 1 दैट इज़ 128। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, देयरफॉर देयर आर 128 3 डिजिट नंबर्स which are divisible by 7। तो टोटल हमारे पास 128 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 दे आर सेइंग दैट इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन AP is 36 and that of first 16 terms is 256 then find the sum of first 10 terms। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि पहली 6 टर्म्स का जो सम है वो 36 है और पहली 16 टर्म्स का जो सम है वो 256 है और हमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आप लिख सकते हो S6 इज इक्वल्स टू 36। ये हमें क्या गिवन है, सम ऑफ 6 टर्म्स, ये हमें गिवन है 36 के बराबर है। सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो आप सभी जानते हो। सम ऑफ n टर्म्स क्या रहता है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 विद इन करली ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n-1 इंटू d। हमारा ये फॉर्मूला सम ऑफ द टर्म्स का रहता है। तो सम ऑफ 6 टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ, हेयर n की जगह पे क्या है 6 है, तो मैं लिख सकता हूँ 6/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n क्या है 6 माइनस 1 क्या रहेगा 5। सो 6 - 1 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय d एंड दिस इज इक्वल्स टू 36। ये हमने कैसे लिखा, यूजिंग, आप लिख सकते हो यहाँ पे यूजिंग Sn इज इक्वल्स टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करने के बाद हमने S6 को लिख दिया है ऐसे। अब 6/2 रहेगा 3 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 36। जब हम 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। तो आप लिख सकते हो 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। जब ये राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगा डिनोमिनेटर में 3 तो 36 डिवाइड बाई 3 12 हो जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1। ऑल्सो गिवन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 16 टर्म्स। सो S16 हमें दिया हुआ है वो किसके बराबर है 256 के बराबर है। तो सम ऑफ 16 टर्म, यहाँ पे Sn की जगह पे S16 है तो n कितना है 16 है। तो n की जगह पे मैं क्या रखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा n की जगह पे 16/2 2a, n की जगह पे 16 रखूँगा, 16 - 1 क्या होगा 15, सो प्लस 15d और ये किसके बराबर है 256 के बराबर है। 16 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर 8 मिलेगा। तो आप लिख सकते हो 8 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 256। जब 8 राइट हैंड साइड में आएगा तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ पे हमें मिलेगा 2a प्लस 15d और जब 256 को 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 32। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब हम देखेंगे तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। सो यू कैन राइट डाउन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास बड़ी इक्वेशन है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो हम इक्वेशन 2 के अंदर से 1 को घटाएंगे, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। 15d में से जब 5d जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 10d बचेगा और 32 में से जब 12 चला जाएगा तो 20 बचेगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो d की आ जाएगी d इज इक्वल्स टू 20/10, जो कि d की वैल्यू हमारे पास 2
बन जाएगी। अब डी की वैल्यू 2 है, इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू बनेगी। तो व्हाट यू कैन राइट डाउन इज पुटिंग d is equals to 2 in equation 1 we get, हमें क्या मिलेगा, d की जगह पे मैं वैल्यू 2 रखूँगा, 2a 5 इंटू डी है, d की जगह पे 2 रखा, 5 इंटू 2 मतलब 10 इज इक्वल्स टू 12, 2a इज इक्वल्स टू 2, जब 10 राइट साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बना और a की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म का सम बताना है, तो S10 हमें यहाँ पर बताना है। n की जगह पे मैं इस फॉर्मूले में सम ऑफ n टर्म के फॉर्मूले में n की जगह पर जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखूँगा, 10 रखूँगा, और a की वैल्यू मैं 1 रखूँगा, d की वैल्यू मैं 2 रखूँगा, तो n/2 मतलब 10/2। इस फॉर्मूले को देख करके हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, और 2 a की जगह पे मैंने 1 रख लिया, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 10, सो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और d की जगह पे मैं 2 रखूँगा यहाँ पे 2। जब इसको हमने सोल्व किया तो 10/2 हमारा यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2 प्लस 18 प्लस 2 20 रहता है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 दैट इज इक्वल्स टू 100। देयरफॉर जो हमारा सम है 10 टर्म्स का वो कितना हो जाएगा 100। तो एंड में आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज 100। कितना हो गया 100, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का आंसर हमारा 100 हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन जब हम सोल्व करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे SN का फॉर्मूला लगाना था, और पहली इक्वेशन में हमें n की जगह पे 6 रखना था, और दूसरी इक्वेशन में हमें n की जगह पे 16 रखना था, और हमें जो वैल्यूज़ दो इक्वेशन मिले जिनसे हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, और फिर हमें सम ऑफ 10 टर्म्स का जो आंसर है वो 100 मिल जाएगा। तो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चे थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द क्वेश्चन सेज। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म of an AP is 2:3. Find the ratio of 5th term to the 21st term, and also find the ratio of the sum of first 5 terms to the sum of first 21 terms. तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो रेशियो है 11th टर्म का और 18th टर्म का वो 2:3 है, और बोला है कि जो रेशियो है 5th टर्म का और 21st टर्म का वो हमें यहाँ पर बताना रहेगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन में हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, जो 11th टर्म है 11th टर्म को हम लिख सकते हैं A11 अपॉन क्या दिया हुआ है 18th टर्म A18। इनका रेशो हमें दिया है जो कि 2:3 है, मतलब 2/3 है। अब यहाँ पर बोर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब AN का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो जो 11th टर्म है उसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 10D, और 18 टर्म को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 17D। दिस इज इक्वल्स टू 2/3। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर बनेगा 3A प्लस 30D इज इक्वल्स टू 2A प्लस 34D। इसको मूविंग दिस टू द लेफ्ट साइड, 3A माइनस 2A, 3A में से 2A माइनस होगा तो A बचेगा, और 30D को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो 34D माइनस 30D कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 3A माइनस 2A इज A इज इक्वल्स टू 4D। इसको सोल्व करने पर A इज इक्वल्स टू 4D हमारा बनेगा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1।
नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेशियो बताओ 5th टर्म टू 21st टर्म। सो 5th टर्म इज A5 अपॉन 21st टर्म इज A21। A5 मतलब 5th टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 4D और 21st टर्म को हम लिख सकते हैं A प्लस 20D। नाउ इन प्लेस ऑफ 4D मैं यहाँ से 4D की जगह पर A लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा A प्लस A और नीचे A प्लस 5 जब बाहर ले लेंगे, कॉमन लेंगे, तो 5 को बाहर लिया, अंदर बना 4D। A प्लस A इज़ 2A और 4D की प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, A रखूँगा, तो 5A प्लस A क्या हो गया 6A। A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:3 आ गया। जो रेशियो है 5th टर्म का और 21st टर्म का, द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म इज इक्वल्स टू 1:3। ये हमारा एक पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका है। सेकंड पार्ट में दे आर सेइंग कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ 5 टर्म्स, तो S5 और S21 का रेशियो भी हमें बताना है। तो दे आर सेइंग फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म। SN का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, पहले क्वेश्चंस में मैंने बताया, SN इज इक्वल्स टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। यहाँ पे n की जगह पे 5 है, तो उस फॉर्मूले में n की जगह पर मैं 5 लिखूँगा। 5/2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस 4D n-1, n क्या है 5 माइनस 1 4, तो 4D बन जाएगा। और नीचे यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 2 2A प्लस 20D, ये हमारा यहाँ पर बन जाएगा। यूजिंग व्हाट वी यूज्ड, यूजिंग SN इज इक्वल्स टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D फॉर्मूला। हमने ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए इनको सम ऑफ 5 टर्म्स को ऐसे लिख लिया और सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म्स को ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, S5 अपॉन S21 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 21 और यहाँ बचा 2A प्लस 4D। 4D की जगह पर मैं क्या लिख लूँगा, A लिख लूँगा, 2A प्लस A। अगेन 2A प्लस 20D। 20D को मैं इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्रेक करके, 5 इंटू 4D, और 4D की जगह पर मैं अगेन A लिख दूँगा, तो ये 5A आ जाएगा, 2A प्लस 5A। यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे फिर से किया है। यहाँ पर मैंने 4D की जगह पर A रखा है, इसको ब्रेक किया, 20D को मैंने 5 मल्टीप्लाई बाय 4D और 4D की जगह पर A रखा, तो 5A आ गया है यहाँ पर। अब ऊपर हमारा बन चुका है 3A ब्रैकेट के अंदर 3A बन चुका है, नीचे यहाँ पर आउटसाइड द ब्रैकेट 21 है, अंदर है 7A। A से हमारा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 3 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर फाइनल बचेगा वो 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 21 हम 3 से कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 1 3, 3 7 21, तो ये हमारा जो रेशियो है वो 5/49 आ जाएगा। मीनिंग, इसका मीनिंग है कि जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स रेशियो सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स है ना, वो हमारा आंसर 5/49 हो जाएगा। और दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन में हमने 2 फॉर्मूलाज का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने AN का फॉर्मूला यूज़ किया, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D, और यहाँ पे हमने SN का फॉर्मूला यूज़ किया, और इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 दे आर सेइंग सो दैट द सम ऑफ एन AP whose first term is A, second term is B and the last term is C is equals to B plus C minus 2A within bracket A plus C divided by 2 upon within bracket B minus A। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए और टू प्रूव लिख लीजिए।
और माइंड में जब रहेगा कि हमें क्या प्रूव करना है, देन आपको जो फर्दर क्वेश्चन में जो प्रोसीजर लगाना होगा वो आपके ब्रेन में अपने आप चलेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मुझे ये प्रूव करना है। सो सबसे पहले आप बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा हर क्वेश्चन में आपको गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, और उसी के बेसिस पे ही आपके माइंड में एक मैप बनेगा कि मैं कैसे जा करके ये प्रूव करूँगा, बाय विच वे आई विल प्रूव दिस। तो इसीलिए हम हमेशा गिवन लिखते हैं सबसे पहले, और आपको भी लिखना है हर क्वेश्चन में गिवन। इनके स्टेप के भी मार्क्स रहते हैं और स्टेप वाइज चलोगे। अगर आपको कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में, गिवन, टू प्रूव और फॉर्मूला भी लिख देते हैं तो भी 1 से 1.5 नंबर आपको फ्री में मिल जाएगा। कभी भी किसी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। नहीं आता तो गिवन लिख लीजिए, टू प्रूव लिख दीजिए, जो फॉर्मूला यूज्ड है वो लिख दीजिए। तो 1.5 से 2 नंबर तो हर क्वेश्चन में, अगर 3 नंबर का है तो 1 से 1.5 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म है ए और सेकंड टर्म हमें दिया है बी है। आगे की टर्म्स हमें नहीं पता, और जो लास्ट टर्म दिया है वो दिया है हमें सी। लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, nth टर्म दिया है सी। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है सम ऑफ n टर्म है ना, वो किसके बराबर है, b प्लस सी माइनस 2a, दिस इज इन अ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है, और मल्टीप्लाइड बाय अ ब्रैकेट जिसके अंदर a प्लस सी लिखा हुआ है, नीचे 2 अपॉन विद इन ब्रैकेट b माइनस a। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म दिया है a, सेकंड टर्म दिया है b। कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो यू कैन राइट डाउन एज d इज इक्वल्स टू b माइनस a। d को आप लिख सकते हो b माइनस a। ऑल्सो गिवन nth टर्म an आपको दिया है, an क्या दिया है, c के बराबर दिया है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। an का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर दिया आपको, c के बराबर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आप d की जगह पे एक वैल्यू पुट कर लीजिए, d की जगह पे आप लिख लीजिए b माइनस a। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। तो फर्स्ट टर्म आपकी a ही है, n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, और d हमें पता है b माइनस a। तो इन प्लेस ऑफ d मैं b माइनस a लिखूँगा, b माइनस a इज इक्वल्स टू c। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम n को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी वैल्यूज़ को इधर। तो सबसे पहले a को इधर मूव करेंगे राइट साइड में, तो c माइनस a हो जाएगा। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस a, और यहाँ हो जाएगा c माइनस a। ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, n माइनस 1 c माइनस a अपॉन b माइनस a। और यहाँ पर अब आगे n को एक तरफ हमें लिखना है, लेफ्ट साइड में n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1 को भी हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे। तो ये जो लेफ्ट साइड में माइनस 1 था वो राइट साइड में आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। तो c माइनस a प्लस 1 अपॉन b माइनस a। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो बनेगा c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a, माइनस ए 2a हो जाएगा। तो n की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, n इज इक्वल्स टू c प्लस b, n इज इक्वल्स टू c प्लस b माइनस 2a अपॉन b माइनस a। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी n की वैल्यू हो गई यहाँ पर। ऑल्सो यहाँ पर मैं n माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालूंगा, तो ये a जो है ये राइट साइड में आएगा, तो c माइनस a बन जाएगा, c माइनस a। और ये वैल्यू भी हमें यहाँ पर निकालनी है। ये वैल्यू हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, SN के फॉर्मूला में हम यूज़ करने वाले हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर आप इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। अब नाउ आप लिख सकते हो, नाउ SN इज इक्वल्स टू, SN का फॉर्मूला आपको पता है, n/2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे मैं वैल्यू ये पुट करूँगा, एस एन इज इक्वल्स टू n की जगह पे मैं लिखूँगा c प्लस बी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। ये मैंने n की जगह पे लिख दिया। और 2a, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पे मैं लिख सकता हूँ c माइनस ए फ्रॉम 2, आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 से आपने n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, क्योंकि हमें यहाँ पे जो फाइनल आंसर है उसके अंदर आप देखो n कोई वेरिएबल नहीं है, जो भी वेरिएबल है वो a, b या c में है। तो यहीं से आपको समझ जाना था कि मुझे n की वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम n की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं। तो n माइनस 1 इंटू डी को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, जो an का फॉर्मूला यूज़ किया था वहीं से मैंने n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है उसको c और a की टर्म्स में लिख लिया, ताकि मैं फ्यूचर में जो आगे एस एन का फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसमें भी मैं इसको n माइनस 1 इंटू डी को c माइनस ए लिख सकूं, ताकि जो ये n वाला वेरिएबल है ये हमारा ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो अब इसको सोल्व करने पर क्या बनेगा, c प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए, और ऊपर में 2a माइनस ए हो गया, a प्लस सी हमारा यहाँ पर हो चुका है। और n के फॉर्मूले में, Sn के फॉर्मूले में हमारे पास डिवाइड बाय 2n भी यहाँ पर रहता है। इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू c माइनस ए पुट कर दी। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने पर जो ब्रैकेट के बाहर है वो तो सेम रहने वाला है, c प्लस बी माइनस 2a 2 मल्टीप्लाइड बाय b माइनस ए, ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस ए क्या होगा, a हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a प्लस सी। अब आप यहाँ पर देखिए जो हमें प्रूव करना था ये दोनों सेम ही है, बस इसे हमें रीअरेंज करना है। यहाँ पे मैंने पहले क्या लिख लिया, c प्लस बी लिख लिया, और यहाँ पे पहले क्या b प्लस सी है, बाकी सब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। तो आप इसको लिख सकते हो, देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू b प्लस सी। रीअरेंज हम कर सकते हैं, b को मैं पहले लिख सकता हूँ, c को मैं बाद में लिख सकता हूँ। 3 प्लस 5 लिखो या 5 प्लस 3। रीअरेंजमेंट में कोई भी सम जब हो रहा है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो आप 5 प्लस 3 बोलो या 3 प्लस 5 बोलो। तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स थे दोनों, बीच में प्लस का साइन है, तो मैंने b को पहले लिख लिया, c को मैंने बाद में लिख लिया। माइनस 2a, इसको भी हमने ब्रैकेट में रख दिया, और विद इन ब्रैकेट a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2b माइनस a। और यही तो हमें प्रूव करना था कि प्रूव करो सम ऑफ n टर्म्स है वो इसके बराबर है, और यही दोनों एग्जैक्ट सेम वैल्यूज़ हैं। तो वी हैव प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया है। और लास्ट में हमेशा ये लिखना रहेगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं Sn इज इक्वल्स टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस गिवन AP इज इक्वल्स टू विद इन ब्रैकेट b प्लस सी माइनस 2a मल्टीप्लाइड बाय अनदर ब्रैकेट a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय विद इन ब्रैकेट b माइनस ए। तो ये हमारा आंसर हमने प्रूव कर दिया, और ये हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखना है कि जो चीज़ प्रूव करनी है उसको आप एक बार ध्यान से देखो। तो इसको हमने जब स्टार्टिंग में ही ध्यान से देखा, हमेशा ध्यान से उसको जब हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में पता लगा कि यहाँ पर n नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर n वेरिएबल नहीं है, तो ये चीज़ अपने ब्रेन में क्लिक करनी चाहिए। हमेशा ब्रेन में ये चीज़ आनी चाहिए कि मुझे n की वैल्यू को रिप्लेस करना है, किसकी टर्म में, a, b या c की टर्म में। तो स्टार्टिंग से ही मैंने ये फॉर्मूलाज जो गिवन है उनको यूज़ करते हुए n की वैल्यूज़ को मैंने a, b या c की टर्म्स में चेंज कर दिया, और इस फॉर्मूला में मैंने जहाँ जहाँ n आया उन वैल्यूज़ को मैंने रिप्लेस किया a, b और c से। और सोल्व करने पर, सिंप्लीफाई करने पर फाइनली हमारा आंसर ये आ चुका है। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 6 दे आर सेइंग इज 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row, and so on. In how many rows are 200 logs placed, and how many logs are there in the top row?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैथ्स में हमेशा क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है। स्टूडेंट्स, मैथ्स में आंसर कभी नहीं रहता। मैथ्स में क्वेश्चन को हम प्रॉब्लम बोलते हैं और प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन रहता है। तो हमेशा मैथ्स में आप आंसर नहीं लिखना। मैथ्स में एसएसटी में आपका आंसर हो सकता है, इंग्लिश में आपका आंसर हो सकता है, साइंस में आपका आंसर हो सकता है, लेकिन जो मैथ्स रहेगा वहाँ पे आंसर नहीं होता, हमारे पास सॉल्यूशन रहता है प्रॉब्लम का। तो हमेशा हम सॉल्यूशन लिखेंगे, SOLN, सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म सॉल्यूशन। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि सबसे पहले बॉटम रो के अंदर 20 लॉग्स हैं हमारे पास। तो नीचे वाली रो में 20 लॉग्स हैं, उससे ऊपर एक कम है, 19 है, उससे ऊपर की जो रो है उसमें 18 लॉग्स हैं, फिर 17 लॉग्स हैं। ऐसे करते करते एक पिरामिड शेप टाइप से ट्रायंगुलर शेप में ये डिक्रीज़ हो रहा है, नीचे से ऊपर तक एक एक कम होता हुआ जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि बताओ कितनी रोज़ हैं और टॉप रो में कितने लॉग्स हैं। जो वुडन लॉग्स रहते हैं वो कितने लॉग्स हैं टॉप रो में, और कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखोगे सॉल्यूशन के अंदर, द सीक्वेंस फॉर्म्ड इज, द सीक्वेंस फॉर्म्ड हेयर इज। यहाँ पे क्या सीक्वेंस बना, 20 था लास्ट में बॉटम रो में, फिर एक कम हुआ 19, फिर दोबारा से एक कम हुआ 18 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और यहाँ पे आप लिख सकते हो विच इज एन एपी। तो ये सीक्वेंस क्या है, एक एपी है, अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 है, सेम है यहाँ पर। विच इज एन एपी, हेयर ए फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 20 है, ए इज इक्वल्स टू 20, डी इज इक्वल्स टू, डी कितना है यहाँ पर, डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 19 माइनस 20, तो डी हमारा हो गया -1। तो डी यहाँ पर हमारे पास कितना है, डी यहाँ पर हमारे पास है -1। लेट द नंबर ऑफ रोज बी n। अब लिखते हैं लेट, हमें पता नहीं है कितनी रोज है, बताना है, तो मान लेते हैं n है। लेट द नंबर ऑफ रोज बी n। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सम ऑफ द रोज है, सभी रोज के लॉग्स का जो सम है वो कितना है, 200 है। तो Sn इज इक्वल्स टू, Sn इज गिवन टू अस, Sn इज इक्वल्स टू 200। ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन, ये हमें यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन। और अब हम Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। Sn का फॉर्मूला रहता है Sn इज इक्वल्स टू n/2, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a, a क्या है हमारा यहाँ पे 20 है, प्लस n हमें वैल्यू पता नहीं है, n-1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -1 का है। Sn की जगह पे मैं यहाँ क्या रख लूँगा, 200 रख लूँगा। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, Sn की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 200। ये मैंने Sn का फॉर्मूला लगाया है, तो Sn की वैल्यू 200 थी, तो मैंने यहाँ पे Sn की जगह पे 200 लिख दिया। अब इसको 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 400। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये 20 × 2 40 हो जाएगा। ये -n है और ये +1 है, बाहर भी एक n है, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 40n, और ये हमारा -n था और एक n बाहर है, -n²। ये क्या है, यहाँ पर हम -1 × -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 और बाहर एक n और है, तो +1 को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n मिलेगा। नाउ वी विल शिफ्ट दिस टू द लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती है उसके अंदर जो टर्म जिसकी डिग्री 2 रहती है, जिसकी पावर 2 रहती है, वो हमें पॉजिटिव चाहिए, और वो पॉजिटिव होगा तो फिर फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके रूट्स, इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो जब 40n + n 41n हो गया हमारा, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ ले जाता हूँ। तो व्हाट आई कैन राइट इज n², ये 41n यहाँ पे पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -41n और +400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए।
और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में शॉर्ट्स में भी मैंने बताया हुआ है कि हाउ टू फैक्टराइज विद इन सेकेंड्स। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि 400 के ऐसे पेयर्स लेंगे, 400 के फैक्टर्स लेंगे जिन फैक्टर्स का जो पेयर है उनका सम तो आ जाए -41 और उनका प्रोडक्ट आ जाए +400। तो यहाँ पर 400 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 25 और 16 तो उनका सम रहता है 41। तो बाय फैक्टराइजेशन आप लिख सकते हो n² -25n -16n +400। फैक्टराइजेशन की वीडियो मैं यहाँ पे लिंक में भी डाल दूँगा और आप भी यहाँ से अपना देख सकते हो, वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा इसी वीडियो में एंड में लिंक में। तो यहाँ पर मैंने फैक्टराइज कर लिया 400 को और जो फैक्टर्स जिनका सम -41 है वो मेरे पास 25 और 16 यहाँ पर निकल के आ गए। अब मैं यहाँ से बाय फैक्टराइजेशन, ये कैसे हुआ बाय फैक्टराइजेशन, तो एक एक स्टेप हमें लिखना है। बाय फैक्टराइजेशन ये हमारा हुआ फैक्टराइजेशन से। अब यहाँ पर मैं n को कॉमन ले लूँगा तो यहाँ बचा n -25। यहाँ पर मैं -16 को कॉमन ले लूँगा तो n और 16 को जब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 आता है और ये माइनस का है तो हमने -16 बाहर लिया तो अंदर भी माइनस बचेगा -25 और दोनों ब्रैकेट हमारे हमेशा सेम आना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो मतलब आपने फैक्टराइजेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स n -25 है मतलब हमने सही किया है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ n -16 n -25 को कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाइड बाय विद इन ब्रैकेट n -25 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पर अब लिख सकते हो n इक्वल्स टू 16 और n इक्वल्स टू 25। तो या तो n नंबर ऑफ रोज 16 रहेंगी या रहेगी 25। अब चेक करते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि दोनों तो पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में से चेक करना है कि वास्तव में नंबर ऑफ रोज 16 है या 25 है। सो केस वन क्या हो जाएगा, व्हेन n इक्वल्स टू 16 तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला है कि जो लास्ट रो है, टॉप रो है, मतलब nth रो है, nth रो में कितने लॉग्स हैं तो उसके लिए हम an का फॉर्मूला लगाएंगे और an का फॉर्मूला यू नो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो व्हेन n इज इक्वल्स टू 16 सो a16 इज इक्वल्स टू a क्या था 20, a प्लस n हमें वैल्यू 16 माइनस 1 15 और d a16 ये रह गया और d की वैल्यू क्या है हमारी -1। तो इस d की जगह पे आप क्या रख लीजिए -1 रख लीजिए। तो 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर 5 आ गया। अब केस सेकंड लेते, केस टू के अंदर क्या है, व्हेन n इज इक्वल्स टू 25, n 25 था तो देखते हैं 25th रो में कितने लॉग्स हैं। तो a25 इज इक्वल्स टू a प्लस a क्या है 20 है हमारा फर्स्ट रो में, a प्लस 25 माइनस 1 24, d क्या है -1। तो ये हमारा आ गया 20 माइनस 24 जो कि -4 आ गया। सो व्हाट वी कैन से इज कि जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। नंबर ऑफ लॉग्स -4 कभी हो ही नहीं सकता है, मीनिंग हमारी नंबर ऑफ रोज है वो 25 नहीं है, नंबर ऑफ रोज 16 है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ रोज 25 हुई तो जो टॉप रो में -4 लोग आए, -4 लोग कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव हियर, नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ नेगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते। देयरफॉर द नंबर ऑफ रोज आर, कितनी है नंबर रोज 16 है, 16 वाला है, 25 वाला नहीं है। क्योंकि 25 जब हमने मान करके देखा तो टॉप रो में -4 आ रहे थे लॉग्स, -4 हो नहीं सकते। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज आर 16 और टॉप रो में कितना है, जब 16 थी तो टॉप रो में 5 लॉग्स थे एंड देयर आर 5 लॉग्स इन द टॉप मोस्ट
रो, तो नंबर ऑफ रो 16 है, और जो सबसे ऊपर की रो है, टॉप मोस्ट रो है, उसके अंदर कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और यहीं हमसे पूछा गया था कि बताइए कितने लोग हैं टॉप मोस्ट रो में और कितनी रोज़ हैं। तो रोज़ हमारी 16 रहेगी और नंबर ऑफ लोग्स टॉप मोस्ट रो में कितना रहेगा? 5 रहेगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 हमने कुछ थोड़ा पैटर्न को चेंज करने का सोचा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 MCQs लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम में 20 MCQs आते हैं स्टार्टिंग में। जो 20 MCQs रहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में वो सभी 1-1 मार्क के रहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं एग्ज़ाम में कि उस एक नंबर को पाने के लिए वो समय ज़्यादा लगा देते हैं, वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये जो MCQs हैं, इन MCQs को करने के, हर क्वेश्चन को करने के 2 या 2 से ज़्यादा तरीके रहते हैं, मिनिमम 2 तरीके तो रहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे MCQs बोर्ड एग्ज़ाम सिलेक्ट करके देता है, वो देखने में थोड़ा लेंदी है। अगर बच्चा सिंपल वे से उसको सोल्व करेगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा और फाइनली वो 3 घंटे का जो पेपर है उसमें अपने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो बच्चे जो जनरली मिस्टेक करते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कम समय में MCQs को कैसे सोल्व करना है वो भी अभी हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये भी सभी MCQs ट्रेंडिंग MCQs हैं, तो मैंने 7th क्वेश्चन की बजाय 2 MCQs ले लिए जिनको हम सिंपलर वेज में कर सकते हैं और टाइम सेव कर सकते हैं। बच्चे इनको करने में बहुत लंबा टाइम लगा देते हैं और लास्ट के जो आपके 5 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं तो वो सब क्वेश्चंस आपके बच्चों के छूट जाते हैं। तो हाउ टू सोल्व दीज MCQs उसको हम देखते हैं। जो 7th का फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको दिया हुआ है, इफ़ -5, x, 3 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो तीनों टर्म्स हैं ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं और ये AP में है, तो इसमें x की वैल्यू आप बताओ। अब स्टूडेंट्स इसको सिंपल वे में करने का तरीका ये है कि आप जानते हो कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है AP में। तो आप A2 माइनस A1 करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करोगे, और इसको जब आप करोगे तो सेकेंड टर्म x माइनस ऑफ -5 इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म है वो 3 है माइनस x। ऐसे करके आप इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकालोगे। अब जनरली इसमें रहता है क्या है, कुछ बच्चे तो यहाँ माइनस की मिस्टेक कर देते हैं, माइनस माइनस जो ये प्लस होगा उसको प्लस नहीं करते। अगर बच्चे सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं तो भी वो क्या करते हैं कि अगर आंसर निकल भी गया तो आपका आंसर निकालने में जो समय लगा वो ज़्यादा लग जाता है, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, जिस मेथड से पुराने समय में जाया जाता था, उससे हमें ट्रेडिशनल वे में नहीं जाना है, हमें थोड़ा इनोवेटिव बनना है और इनोवेटिव वे में हमें इसको अब सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको एक इनोवेटिव तरीका है, वो नया तरीका थोड़ा बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी दिए हों कि 3 टर्म्स दिए हों और बोला हो कि तीनों AP में हैं और मिडल टर्म आपसे पूछी हो, यहाँ पे मिडल टर्म x है तो पूछा हो कि x क्या है, तो आपको कैसे करना है कि हमेशा जो मिडल टर्म रहता है, जैसे अगर A, B and C आर इन AP, अगर ये AP में रहते हैं देन तो क्या होता है कि B इज इक्वल्स टू A प्लस C बाय 2। इसका मतलब क्या, मीनिंग इज कि जो मिडल टर्म रहती है वो आपका अर्थमेटिक मीन है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, वो एवरेज है फर्स्ट और थर्ड टर्म का। ठीक है, तो एवरेज का मतलब रहता है दोनों को ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, तो 2 हैं तो डिवाइड बाय 2 रहेगा। तो आप डायरेक्ट इसको 1 सेकंड में कर सकते हो। और तो यहाँ पे इस वे से अगर आप जाते तो यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट लगती और यहाँ पे आप 5 से 7 सेकंड में इसका आंसर निकाल लोगे। आप डायरेक्ट लिखोगे मिडल टर्म क्या है, x है, और सम करो फर्स्ट और थर्ड टर्म का डिवाइड बाय 2, मतलब एवरेज निकालो फर्स्ट और थर्ड टर्म का। तो ये आया -2/2 और इसको सोल्व करने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। तो इस वे से अगर आप एग्ज़ाम में करते हो बोर्ड एग्ज़ाम में तो 80 ऑफ 80 आपको स्कोर करना बहुत ईजी रहेगा और आपका टाइम भी सेव होगा। आपने टाइम सेव कर लिया और समय से आपने पूरा एग्ज़ाम और पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं, तो आपका एक बेनिफिट रहता है कि आप रीचेक कर सकते हो। और रीचेकिंग में भी कई बार बच्चों की, हमारे टाइम पे भी जब हम रीचेक किया करते थे पेपर को, तो बहुत से
2-3 तो मिस्टेक्स आराम से निकलती थी कि 5-6 नंबर की गलतियाँ निकलती थी जिसको हम दोबारा से अटैम्प्ट कर लेते थे, टाइम रहता था। तो अगर आप टाइम सेव करोगे तो आप ही का बेनिफिट, आप रीचेक कर पाओगे और रीचेक से आपकी गलतियों को आप सुधार पाओगे और 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दे आर सेइंग द सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स इज। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पहले 50 ओड नंबर्स का सम क्या रहेगा। तो ट्रेडिशनल वे से जब बच्चे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, SN का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू डी। और यहाँ पे सबसे पहले वो 50 ओड नंबर्स क्या होंगे उनको लिखते हैं। पहला ओड नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, सो ऑन। और लास्ट में क्या रहेगा उसको भी an का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं और बाद में यहाँ पर वैल्यू डाल के आंसर निकालते हैं। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो यू आर नॉट जीनियस इन मैथ्स और यू आर नॉट गोइंग इन द राइट पाथ, राइट डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे हो और आपका टाइम 100% वेस्ट होगा ही होगा। समय बचाने के लिए हम यहाँ पे कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर बोला हो या फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का सम बोला हो, 30 का बोला हो, तो उनके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ फर्स्ट 50 ओड नंबर्स हैं तो जितने भी बोला है, जैसे 50 बोला है तो उसका स्क्वायर आप कर दीजिए। जैसे सम ऑफ फर्स्ट 3 ओड नंबर्स, तो पहले 3 ओड नंबर कौन से रहते हैं, 1 + 3 + 5। जब इनको हम ऐड करेंगे 1 + 3 4, 4 + 5 9 आया। तो इसका एक फॉर्मूला डायरेक्ट रहता है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स रहती है ना, आप उसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 3 थी, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए n² का, मीनिंग 3² 3² से आंसर आ गया डायरेक्ट 9। लेकिन ये ओड नंबर्स होना चाहिए, इवन नंबर्स के लिए नहीं लगेगा, ना ही कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए लगेगा। ये जो मैं आपको फॉर्मूला और ट्रिक बता रहा हूँ ये केवल और केवल आपका ओड नंबर्स में ही लगेगा, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स में ही लगेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट 50 ओड नंबर्स है तो मैं सीधा क्या करूँगा, n मेरे पास यहाँ पे क्या है 50 है, तो मैं डायरेक्ट 50 का स्क्वायर कर दूँगा। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और डायरेक्ट हमारा आंसर निकल जाएगा 2500। तो यहाँ पर भी हम इस वे से जा करके, मतलब ये फॉर्मूला हम लगा करके n² इज़ द फॉर्मूला फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। पहले n कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स का सम निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट रहता है n² करो। तो n² यहाँ पे हमने किया तो 2500 आ गया, हमारा डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो यहाँ पर इस वे से जाने पर हमारी कम से कम 3 से 4 मिनट यहाँ पे हमारी सेव हो गई। और लंबे वे से जाते तो आराम से 3 to 4 मिनट्स हमारी लगती, और लेकिन डायरेक्ट हमने किया तो 4 सेकंड में हमने सोल्व कर लिया, डायरेक्ट 50 का स्क्वायर किया और आंसर मिल गया। तो ऐसे हम जो ये MCQs करते हैं उनके अंदर कुछ हमें ट्रेडिशनल वे से ना जा करके थोड़ा ब्रेन यूज़ करना है और कुछ ट्रिक्स हमारे ब्रेन में होनी चाहिए, तभी आप 80 में से 80 स्कोर कर पाओगे, वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि 2.5 घंटे में पूरा पेपर आप अटैम्प्ट कर दो। 2.5 घंटे में अगर पूरा पेपर हो जाएगा तो हाफ एन आवर आपके पास है रीचेकिंग के लिए। जब आप रीचेकिंग करोगे एग्ज़ाम में तो बहुत बार आपको प्लस की गलती, माइनस की गलती, मल्टीप्लाई की गलती, सिंप्लीफिकेशंस की मिस्टेक्स और बहुत सी मिस्टेक्स, बहुत हमेशा 100% आपको मिस्टेक्स मिलेगी और आप उनको सुधार सकते हो और अपना स्कोर आप बूस्ट कर सकते हो। तो आपको एक डम की तरह से नहीं जाना है मैथ्स में, हमेशा ट्रेडिशनल वे नहीं सॉल्व करना है, ट्रेडिशनल वे से थोड़ा इनोवेटिव वे भी हमें अप्लाई करना है। तो हमने 7th क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े इनोवेटिव वे में 2 MCQs को समझाया, ऐसे ही सभी 20 MCQs को हमें सॉल्व करना है। बच्चे 1 मार्क्स को लाने के लिए बहुत समय वेस्ट कर देते हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट लगा देते हैं, जबकि मार्क्स तो उसे एक ही मिलेगा। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप हमेशा MCQ चाहे आप एंड में सोल्व कर लीजिए, सबसे पहले आप D सेक्शन या फिर E सेक्शन जो है, जो ज़्यादा मार्क्स के रहते हैं, वहाँ से आप चालू कीजिए, ताकि अगर MCQ रह भी जाएँ 1-2 तो 2-3 नंबर का ही आपका नुकसान होगा। और अगर स्टार्टिंग से आप MCQ कर रहे हैं तो थोड़ा आपको जीनियस बनना पड़ेगा, थोड़ा आपका ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप टाइम से 3 घंटे के अंदर पूरा मैथ्स का पेपर सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। दिस वॉज माई सेकेंड वीडियो ऑफ दिस 007 जेम्स बॉन्ड सीरीज़। और इफ़ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट्स और जो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बताया,
अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट, गिव योर सजेशंस। क्या मैं MCQs की सीरीज़ लेकर आऊँ आपके सामने ऐसे ही ट्रिक्स के साथ, ताकि आपको MCQ सोल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मुझे ऐसे MCQs के भी सीरीज़ चालू करनी चाहिए। और इफ़ यू लाइक डेट देन शेयर विद योर क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू आर सब्सक्राइबिंग, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपके लिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाने में बहुत टाइम लगता है। यू आर वॉचिंग इट, इट्स ईजी, बट जब इस वीडियो को बनाते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क। सो आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक और कमेंट gives me a motivation to do more. So I hope you liked it, and see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care.